हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का कंप्लीट माइनर एक्ट करने जा रहा हूँ फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिक चीज देख लेते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट? एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन guaranteed under the constitution who are victims of violence of any kind occurring within the family and for matters connected therewith or incidental thereto। तो देखो यहाँ पे ये वुमेन सेंट्रिक एक्ट है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में प्रोटेक्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट को बनाया गया। The enforcement date of this act is 26th of October 2006। There are total 5 chapters and 37 sections। तो मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस होंगे वही यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कराऊंगा। बाकी के जो सेक्शंस एमसीक्यू या प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला। Section 1 talks about enforcement. This particular act, the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, is applicable to all of India, including Jammu and Kashmir। सेक्शन 2 में जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहला सेक्शन 2A, एग्रीव्ड पार्टी मीन्स एनी वुमेन who is or has been in a domestic relationship with the respondent and who alleges to have been subjected to any act of domestic violence by the respondent। अब देखो यहाँ पे कंप्लेनेंट या एक्यूज या प्लेंटिफ या डिफेंडेंट टर्मिनोलॉजी को यूज नहीं किया हुआ है। ये एक्ट में एग्रीव्ड पर्सन एंड रिस्पोंडेंट, मतलब जो विक्टिम है उसको एग्रीव्ड पर्सन यहाँ पे किया गया है, और जो यहाँ पे कल्प्रिट है, एक्यूज पर्सन है, वो यहाँ पे रिस्पोंडेंट कहलाता है। तो कोई भी महिला जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में थी, ये हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, और रिस्पोंडेंट के द्वारा उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया गया, उसको एग्रीव्ड पर्सन कहा गया है। तो सेक्शन 2A में एग्रीव्ड पर्सन को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2B चाइल्ड, एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, सिंपल है। सेक्शन 2F डोमेस्टिक रिलेशनशिप means a relationship between two persons who live or have at any point of time lived together in a shared household when they are related by consanguinity, that means descendant from the same ancestor, marriage, or through a relationship in the nature of marriage, adoption, or are family members living together as a joint family। अब देखो डोमेस्टिक रिलेशन में दो या दो व्यक्ति से ज्यादा अगर वो एक साथ रह रहा है, कहाँ पे, एक ही छत के नीचे, एक ही घर में, चाहे वो मैरिज में रह रहा हो मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, या फिर कोई अदर रिलेशन ऑफ अ मैरिज मतलब सास बहू, यहाँ पे फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, यहाँ पे अंकल एंड आंट अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं ऑफ द हस्बैंड साइड, और वहां पे उसके वाइफ के साथ अगर एक ही छत के नीचे सब एक साथ रह रहे हैं, तो वो सब के सब डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है, यहाँ पे जो एक्यूज पर्सन है, सिर्फ हस्बैंड नहीं, हस्बैंड के अलावा मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, अंकल एंड आंट्स, ब्रदर इन लॉ, वो सब यहाँ पे रिस्पोंडेंट में आ सकते हैं। Domestic violence, section 2G says domestic violence has the same meaning as assigned to in section 3। section 3 भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। section 2 subclause Q, respondent means any adult male person who is or has been in a domestic relationship with the aggrieved person and against whom the aggrieved person has sought any relief under this act। अब देखो रिस्पोंडेंट में क्या लिखा गया है, एनी एडल्ट मेल, बट हीरालाल हरसाओ वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसाओ 2016 में द वर्ड एडल्ट मेल हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड विद एनी पर्सन। तो मैंने प्रीवियस स्लाइड में ही कहा था कि वहां पे जो रिस्पोंडेंट है वो हस्बैंड के अलावा मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, अंकल एंड आंट्स, तो वो सब यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं। एग्रीव्ड पर्सन वाइफ भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, हु इज लिविंग इन अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ अ मैरिज may also file a complaint against the relative of the husband or the male partner।
इसका मतलब यहाँ पे मैरिड कपल और यहाँ पे लिव इन कपल्स को भी इंक्लूड किया गया है। अगर कोई पर्सन लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और अगर उसको अपने मेल पार्टनर के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल करना है तो वो डीवी एक्ट के अंदर फाइल कर सकता है कंप्लेंट। Married or unmarried woman can file a case under DV Act if the relationship is in the nature of the marriage. Section 2 subclause S shared household means a household where the person aggrieved lives or at any stage has lived in a domestic relationship either singly or along with the respondent. तो एक ही घर के नीचे चाहे वो जॉइंटली रह रहे हो सिंगली रह रहे हो आपके पास राइट है या टाइटल है या फिर आप टेनेंट के तौर पे रह रहे हो तो वो सभी शेयर्ड हाउस होल्ड में इंक्लूड हो जाए डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। सेक्शन 3 को मार्क कर लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट जो पूरे एक्ट का प्रीमाइसिस है यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन किया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहले डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? इट इज एन हार्म्स और इंजर्स और एंडेंजर्स द हेल्थ सेफ्टी लाइफ लिम्ब और वेल बीइंग whether mental or physical of the aggrieved person or tends to do so and includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse and economic abuse। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले दो टर्म्स दिए गए हैं हार्म्स एंड इंजरी। इंजर्स इंजरी जो है इसको आप सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी या सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 ऑफ बीएनएस एक्ट को कनेक्ट करके यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। इंजरी मीन्स इंजरी टू अ पर्सन मेंटली bodily physically mentally reputation and to the property of a person। तो देखो इंजरी मीन्स एनी इंजरी टू बॉडी रेप्यूटेशन फिजिकल एंड टू द आई एम सॉरी एंड टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन उसके साथ आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे बॉडीली इंजरी है यहाँ पे फिजिकल इंजरी है मेंटल इंजरी है और यहाँ पे प्रॉपर्टी या इकोनॉमिक से रिलेटेड भी यहाँ पे इंजरी को बताया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट हैरेस हार्म्स इंजर्स और एंडेंजर्स द एग्रीव्ड पर्सन उसको डरा रहे हो या धमका रहे हो या उसको चोट पहुंचाने की धमकी दे रहे हो फॉर मीटिंग एनी अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी डाउरी। क्यों कर रहे हो? डाउरी डिमांड कर रहे हो। तो ये पर्टिकुलर क्लॉज को आप सेक्शन 489 ए ऑफ आईपीसी जो डोमेस्टिक डाउरी डेथ और यहाँ पे डिमांड ऑफ डाउरी की बात कर रहा है और सेक्शन 85 ऑफ द बीएनएस एक्ट जो अगेन यहाँ पे डाउरी डिमांड की बात कर रहा है उसके पनिशमेंट की। तो आप उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप थ्रेट कर रहे हो एग्रीव्ड पर्सन को चोट पहुंचाने के लिए या फिर मेंटल या फिजिकल टॉर्चर करने के लिए आप थ्रेट कर रहे हो कि कर सकते हो कर नहीं रहे हो बट कर रहे हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हार्म्स और इंजरी में इंक्लूड हो जाएंगे एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस फिजिकल एब्यूज भी हो सकता है उसके एग्जांपल्स दिए गए सेक्सुअल एब्यूज भी है यहाँ पे उसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज उसमें क्या इंसल्ट आ जाएगा आप उसके स्किन टोन को बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हो बॉडी शेमिंग कर रहे हो या फिर बच्चा नहीं हो पा रहा मेल चाइल्ड नहीं हो पा रहा है तो ये सभी वर्बल या इमोशनल एब्यूज के पार्ट है। और लास्टली इकोनॉमिक एब्यूज इकोनॉमिक एब्यूज मतलब हस्बैंड का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है बट फिर भी वाइफ को वो अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं दे रहा है पैसे नहीं दे पा रहा है डे टू डे ट्रांजेक्शन या डे टू डे जो बेसिक चीज है खाना पीना कपड़ा मकान वो उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है इवन इफ ही इज हैविंग दैट तो यहाँ पे वो अपने वाइफ को इकोनॉमिक एब्यूज कर रहा है। या फिर यहां पे देखो प्रॉपर्टी इंजरी में हमने देखा प्रॉपर्टी को भी हो सकता है तो लड़की के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है या उसके स्त्री धन है तो वहां पे उस पर कब्जा कर लेना या फिर उसको बेच देना विदाउट द कंसेंट ऑफ द वाइफ या फिर उसी के घर में उसको एंटर होने से रोक देना तो यहाँ पे आपने डोमेस्टिक वायलेंस किया हुआ है। तो देखो डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या चीज है हार्म्स और इंजर कर रहे हैं या आप उसको हैरेस कर रहे हो या थ्रेट कर रहे हो और हार्म और इंजरी फिजिकल एब्यूज हो सकता है सेक्सुअल एब्यूज हो सकता है वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज हो सकता है और इकोनॉमिक एब्यूज हो सकता है। उसके अलावा आप उसकी प्रॉपर्टी और उसके जितने भी स्त्री धन है या वुमेन के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है जॉइंटली उसको बेच देना विदाउट द कंसेंट ऑफ द वाइफ या फिर उसको रिस्ट्रिक्ट करना
टू हैव द एक्सेस और राइट इन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो ये सभी में आपने डोमेस्टिक वायलेंस किया हुआ है अगेंस्ट द वुमेन। तो सेक्शन 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिफाइंस डोमेस्टिक वायलेंस। उसके बाद सेक्शन 4, इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेंट। अब डोमेस्टिक वायलेंस का कंप्लेन कौन कर सकता है? तो सेक्शन 4 में बताया गया है एनी पर्सन हु हैज रीजन टू बिलीव दैट एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन और इज लाइकली टू बी कमिटेड मे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट टू द कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो देखो, कोई भी पर्सन, चाहे वो एग्रीड पर्सन हो या फिर कोई पर्टिकुलर स्ट्रेंजर या थर्ड पर्सन ही क्यों ना हो, वो भी यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस कंप्लेन कर सकता है। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5, ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड मैजिस्ट्रेट। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके क्या क्या ड्यूटीज है शॉर्टली बता दे रहा हूं। राइट टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ रिलीफ, पुलिस ऑफिसर को डिस्क्लोज करना है कि जो भी यहाँ पे पर्सन है, विक्टिम है, उसको एप्लीकेशन देना है टू क्लेम द रिलीफ। सेकेंडली, दैट the person is having the availability of services of service provider under section 10 हम लोग पढ़ेंगे। the availability of services of the protection officer, her right to free legal service under the legal services authorities act and her right to file a complaint under section 498A of the IPC। तो ये ड्यूटीज है पुलिस ऑफिसर की कि जब भी कोई पर्टिकुलर एग्रीव पर्सन उनके पास आ रहा है, विक्टिम आ रहा है, तो उनको ये चीज डिस्क्लोज किया जाए कि उनके पास क्या क्या राइट्स है। ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम्स, सेक्शन 6 अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर कोई महिला, अगर उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, तो यहाँ पे शेल्टर होम्स की ड्यूटी है कि उसको शेल्टर प्रोवाइड किया जाए। अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 7, ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्विकली बता दे रहा हूं कि अगर किसी महिला को इंजरी हुई है, फिजिकल इंजरी, तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करना, उसको फर्स्ट एड किट प्रोवाइड करना, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी ऑफिसर की ड्यूटी है। सेक्शन 8, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, वन लाइनर। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जितने भी प्रोटेक्शन ऑफिसर चाहे उसको अपॉइंट कर सकता है। तो किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। सेक्शन 9, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वन लाइनर में मैं बता दे रहा हूं। टू असिस्ट द मैजिस्ट्रेट टू मेक अ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट, टू मेक एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब टू द मैजिस्ट्रेट एंड क्लेमिंग रिलीफ in behalf of the aggrieved person, to ensure that the person has been provided legal aid under the Legal Service Authorities Act, to maintain a list of all services providers providing legal aid or counseling, shelter homes and medical facilities in a local area within the jurisdiction of the magistrate, to make available a safe shelter home and to get the aggrieved person medically examined। ये सारी ड्यूटीज है प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की। सेक्शन याद रख लीजिएगा, डिटेल में आपको एमसीक्यू में नहीं पूछा जाएगा। सेक्शन 10 वेरी इंपॉर्टेंट, सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो सेक्शन 10 में बताया गया है। सर्विस प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ वुमेन बाय एनी लॉफुल मीन्स इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग लीगल एड, medical, financial or other assistance, shall register itself with the state government as a service provider for the purpose of this act। तो सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए आपको खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना है, आइदर अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज होगा टू सपोर्ट द वुमेन, टू हेल्प द वुमेन हु आर एग्रीव्ड अंडर दिस एक्ट। उसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर मेंटेन करेगा रिकॉर्ड्स का डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो भी है, और क्या कौन एग्रीव्ड पर्सन है, उनको मेडिकल एग्जामिन किया गया था, उनको शेल्टर प्रोवाइड किया गया था, ये सारी डेटास जो है वो रिकॉर्ड में रजिस्टर में मेंटेन करके रखेगा। तो सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ इतना याद रखिएगा कि सेक्शन 10 में दिया गया है और स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेक्शन 11 ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, यहां पे देखो सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट की ड्यूटीज है कि ये पर्टिकुलर एक्ट का क्या कॉज है उसको वाइडली पब्लिसाइज करना, टू कंडक्ट अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एक्ट एंड
various ministers concerned with the delivery of services to women under this act, including the codes, are prepared and put in place. जितने हो सके स्पेशल कोड्स या फिर कोड्स रिलेटेड टू दिस एक्ट वो कंस्ट्रक्ट करें ताकि ये पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड जिसको भी राइट्स चाहिए वो रेमेडीज उनको अवेल हो सके. अगेन सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों के ड्यूटीज है ये सारी चीजें फॉलो करना. एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट, जब भी प्रोटेक्शन ऑफिसर या एग्रीड पर्सन एप्लीकेशन करता है मैजिस्ट्रेट को रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट, तो फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग जो है वो विद इन 3 days हो जाना चाहिए फ्रॉम द रिसीविंग ऑफ द एप्लीकेशन. तो देखो यहाँ पे शॉर्ट डेट्स दिए जाते हैं. जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव होता है फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 3 दिन के अंदर हो ही जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट हियरिंग आपको डिस्पोज कर देना है. तो देखो कितने शॉर्टली वो डिस्पोज कर रहा है, मैक्सिमम 60 days में उसको डिस्पोज ये केस कर ही देना है. सर्विस ऑफ नोटिस, सर्विस ऑफ नोटिस मैजिस्ट्रेट यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर को देगा कि आप जाके खुद ये नोटिस सर्व कर दो, और वो नोटिस जो है मैक्सिमम 2 days में वो सर्व हो जाना चाहिए. फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है बट विद इन 2 days आपको नोटिस सर्व कर ही देना है. और जो नोटिस सर्व हो जाता है इट विल बी द एविडेंस दैट द नोटिस हैज बीन प्रॉपरली सर्व टू द रिस्पोंडेंट. अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है. सेक्शन 14 अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है. काउंसलिंग, अगर कोर्ट को लग रहा है कि काउंसलिंग के थ्रू सेटलमेंट हो सकता है तो मैजिस्ट्रेट यहाँ पे कोई भी स्टेज पे काउंसलिंग कमेटी बिठा सकती है. काउंसलिंग कमेटी जो है मैक्सिमम 2 months तक ऑनगोइंग रहेगा. अगर कुछ सेटलमेंट नहीं होता है तो फिर वापस मैटर कोर्ट के पास आ जाएगा. सेक्शन 15 असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट, अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है. 16 प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा, जहां पे भी मैजिस्ट्रेट को लग रहा है इन कैमरा रिकॉर्डिंग कंडक्ट किया जा सकता है, अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है. 17 राइट टू रिसाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है बट हर एक महिला वुमेन उसका राइट है कि वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में अगर है तो वो शेयर हाउस होल्ड में उसका भी इंटरेस्ट है और उसको घर से नहीं निकाला जाए. और वो अपने उसको अगर घर से निकाला जाता है तो फिर रिस्पोंडेंट को वार्निंग दिया जाएगा दैट ही शुड नॉट डू सो एंड अलाउ द वुमेन टू रिसाइड इन दैट शेयर्ड हाउस होल्ड. सेक्शन 18 से आपके ऑर्डर्स आते हैं कि मैजिस्ट्रेट आपको क्या क्या ऑर्डर दे सकता है एग्रीव्ड पार्टी को. तो सबसे पहला है प्रोटेक्शन का ऑर्डर. अगर कोई भी रिस्पोंडेंट डोमेस्टिक वायलेंस कंडक्ट कर रहा है या एडिंग या एबेट कर रहा है टू द डोमेस्टिक वायलेंस, या फिर जहां पे वो एग्रीव्ड पर्सन काम कर रहे हैं वहां पे वो रिस्पोंडेंट एंटर कर रहा है या फिर अटेम्प्ट कर रहा है कम्युनिकेट करने का टू द एग्रीड पर्सन थ्रू वेरियस अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, या फिर जो भी प्रॉपर्टीज या बैंक लॉकर्स या बैंक अकाउंट है एग्रीड पर्सन का उसमें कुछ एलियनेट कर रहा है, मतलब वहां पे कुछ ट्रांजेक्शन्स कर रहा है विदाउट द कंसेंट ऑफ द एग्रीड पर्सन, या फिर वायलेंस टू द डिपेंडेंस थ्रेट कर रहा है या फिर डायरेक्ट इंजरी कर रहा है टू द रिलेटिव्स ऑफ द एग्रीड पर्सन, या फिर एनी अदर एक्ट स्पेसिफाइड इन द प्रोटेक्शन ऑर्डर, तो वहां पे मैजिस्ट्रेट जो है एग्रीड पर्सन को प्रोटेक्शन ऑर्डर कर सकता है. प्रोटेक्शन ऑर्डर मतलब वहां पे पुलिस अपॉइंट किए जा सकते हैं जो प्रोटेक्ट करेंगे वो पर्टिकुलर एग्रीड पर्सन को, या फिर उसको सेफ हाउस में या फिर उसको कोई पर्टिकुलर बॉडीगार्ड दिया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है बाय द मैजिस्ट्रेट. दूसरा ऑर्डर क्या कोट कर सकता है, रेसिडेंस ऑर्डर. अगर महिला को, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको हेडिंग याद रखना है. सेक्शन 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर, सेक्शन 19 में रेसिडेंस ऑर्डर. अगर महिला के पास घर नहीं है तो उसको शेल्टर होम में ऑर्डर किया जा सकता है, या फिर अगर हस्बैंड अपने हाउस में रेसिडेंशियल हाउस में उसको एंटर करने के लिए मना कर रहा है शेल्ड हाउस होल्ड में, तो वहां पे उसको ऑर्डर किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता. जहां पे भी शेयर्ड हाउस होल्ड में बाउंड्रीज करना है रिक्वायर्ड है तो वहां पे मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है. वहां पे फर्दर वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शेयर्ड हाउस होल्ड को बेचने के लिए या एलिनेट करने के लिए भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस. थर्ड जो राइट है ऑर्डर जो कर सकता है वो है मॉनेटरी रिलीफ.
ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द ट्रायल, अगर महिला को लॉस ऑफ अर्निंग हुआ, मतलब जॉब पे नहीं जा पा रही थी ड्यू टू द इंजरी, या फिर कोई पर्टिकुलर मेडिकल एक्सपेंस है, या फिर उसके घर को डिस्ट्रॉय या प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया, या फिर उसको मेंटेनेंस भी क्लेम करना है अदर देन द मेंटेनेंस claimed under section 125 of CRPC या फिर section 144 of BNS एक्ट, तो BNSS एक्ट सॉरी, तो वहां पे कोर्ट फर्दर मॉनेटरी रिलीफ भी ऑर्डर कर सकता है। तो 125 ऑफ सीआरपीसी या 144 ऑफ बीएनएसएस एक्ट में अगर आपने मेंटेनेंस क्लेम किया हुआ है फॉर द वाइफ एज वेल एज द चिल्ड्रन, उसके अलावा भी एडिशन में भी आप डीवी एक्ट के अंदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। कस्टडी ऑर्डर, यहाँ पे कोर्ट मजिस्ट्रेट ग्रांट कर सकते हैं कि किसके पास कस्टडी वो चिल्ड्रन से रिलेटेड रहना चाहिए। 22 कंपेंसेशन ऑर्डर, अगर कोई फर्दर डैमेजेस या इंजरी है या मेंटल टॉर्चर है तो वहां पे कंपेंसेट ऑर्डर भी कर सकती है कोर्ट। पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड एक्स पार्टे ऑर्डर, ये सेक्शन को याद रखेगा। सेक्शन 23 के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो इंटरिम या एक्स पार्टे ऑर्डर भी कर सकता है। 24 कोर्ट टू गिव कॉपीज ऑफ ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जो भी कोर्ट ऑर्डर कर रहा है उसकी एक कॉपी दोनों पार्टीज को, एप्लीकेंट एंड द रिस्पोंडेंट, दोनों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। 25 ड्यूरेशन एंड अल्टरेशन ऑफ ऑर्डर, जब भी कोर्ट को लग रहा है उन्होंने कोई इंटरिम ऑर्डर किया हुआ है तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस अगर उनको कुछ फर्दर चेंजेस करने हैं, अल्टरेशन करने अपने ऑर्डर्स में, तो वो कोई भी स्टेज पे अल्टरेशन कर सकता है। बट जब भी वो कोई मॉडिफिकेशन या अल्टरेशन कर रहा है तो उसको रिकॉर्ड इन राइटिंग में करना है कि उसने ये क्यों किया हुआ है, रीजंस लिखने कि उसने ये अल्टरेशन क्यों किया हुआ है। 26 रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग, डीवी एक्ट के अलावा अगर एग्रीव पार्टी सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट में कोई भी रिलीफ क्लेम कर रहे तो ये उसका एडिशन होगा। डीवी एक्ट की रिलीफ जो है इट विल बी एन एडिशन टू द अदर सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट्स रिलीफ्स। हाँ, बट यहाँ पे ये भी बताया गया कि जब भी वो डीवी एक्ट के अंदर रिलीफ क्लेम कर रही है उसको मैजिस्ट्रेट को डिस्क्लोज करना है। शी, यहाँ पे जो एग्रीव पर्सन है उसको मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना है कि उसने अदर एक्स या अदर कोर्ट्स में भी रिलीफ क्लेम किए हुए या फिर उसको ग्रांट कर दिया गया है, उसको सिर्फ इन्फॉर्म करना है मैजिस्ट्रेट को। जुरिस्डिक्शन, किस कोर्ट के पास पावर है डीवी एक्ट के अंदर एंटरटेन करने के लिए केसेस को, तो यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जेएमएफसी एंड एमएम को पावर दिया गया है ये केस से रिलेटेड कोई भी केस को फॉलो करने के लिए। प्रोसीजर जो है सीआरपीसी को फॉलो किया जाएगा ऑफ 1973। अपील, an appeal will lie to the court of session within 30 days from the date on which the order was made, तो जेएमएफसी या एमएम का अपील जो है सेशन कोर्ट में जाएगा और 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर आपको अपील कर देना है। सेक्शन 30 प्रोटेक्शन ऑफिसर आर डीम्ड टू बी द पब्लिक सर्वेंट एज पर सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी, तो जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द रिस्पोंडेंट, अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर किया जा रहा है और जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने कोई भी ब्रीच या वायलेशन ऑफ द ऑर्डर किया हुआ है तो उनको 1 साल का इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अप टू ₹20,000 किया जा सकता है। तो पनिशमेंट जो है अप टू 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट और फाइन मैक्सिमम अप टू ₹20,000 और बोथ अवॉर्ड किया जा सकता है। उसके अलावा मैजिस्ट्रेट चाहे तो एग्रीव पर्सन को यहाँ पे ये भी ऑर्डर कर सकता है कि 498A ऑफ आईपीसी के अंदर या डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंदर भी उसको केस फाइल किया जाए। सेक्शन 32, अगर सेक्शन 31 का कोई भी रिस्पोंडेंट कंपाइलेशन नहीं कर रहा है तो वहां पे वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। तो ये स्पेसिफिक सेक्शन 31 की बात कर रहा है। 31 में जो ब्रीच किया हुआ है ऑफ द प्रोटेक्शन ऑर्डर वहां पे वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल हो जाएगा।
पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के जो भी ड्यूटीज थे, हमने प्रीवियस में डिटेल में पढ़े हुए थे, वहां पे उनका भी पनिशमेंट सेम ही है। अगर वो कंप्लाई नहीं करते तो 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट और फाइन अप टू ₹20,000 और बोथ। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर ने कोई भी कॉग्निजेंस किया हुआ है, ऑफेंस कमिट किया हुआ है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उस पर एक्शन लेगा। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही उसको अपॉइंट करती है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो देखो रूल्स कौन फ्रेम कर रहे हैं यहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है पावर, प्रोटेक्शन ऑफिसर का, बट रूल से रिलेटेड पावर मेकिंग का डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यहाँ पे कवर किया हुआ है। इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें मेनली आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है, पावर्स क्या है पुलिस ऑफिसर के, और कौन कौन से ऑर्डर्स कोर्ट दे सकती है, कौन सी कोर्ट इसको एंटरटेन कर सकता है, उसका अपील का पावर किस कोर्ट के पास है, और पनिशमेंट क्या है। ये 5 से 6 चीजें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, वर्क हार्ड, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द गुजरात जुडिशरी एग्जाम। थैंक यू।